Students, we were discussing here. Yes, I have already told you. I was telling you about this thing, linear analysis. हम जो है linear analysis के ऊपर थे. Linear electrical analysis, it's also called scanning. आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं. ये हम इस स्टेटमेंट को सपोज जो है वो कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं. This is your statement. So what you will see? You will see A, and then you will see assignment operator. ठीक है. ये असाइनमेंट सिंबल जो है वो आपका इसको डिफरेंशिएट कर देगा कि ये आपका आइडेंटिफायर था, यहाँ पर ख़त्म हो गया. इफ़ यू आर नॉट using equal sign and there's a letter or there's an alphabet, then that will be considered part of the token. ठीक है. तो यहाँ पर आपका टोकन जो है वो खत्म हो गया. A से स्टार्ट हुआ तो और A पे ही खत्म हो गया. So identifier 1 is A. Then assignment symbol इक्वल साइन आपके पास है. आइडेंटिफायर 2 आपका सेकंड आइडेंटिफायर हो गया. प्लस साइन है. देन आइडेंटिफायर 3 and multiplication sign and the constant. So we are dividing the line of code into the tokens. ये हमारे पास जो line of code थी उसको हमने इन tokens में divide किया है. ठीक है. तो ये आपके पास जो आए हैं, these are different tokens. इन tokens को आप categorize कर रहे हैं कि ये A आपका जो है this is assignment, this is identifier, this is identifier. A आपके पास आइडेंटिफायर है, B आइडेंटिफायर है, C आइडेंटिफायर है. इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं. ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है एंड ये ऑपरेटर. और ये आपका जो है वो कांस्टेंट नंबर है. इसको भी आप किसी आइडेंटिफायर में भी स्टोर कर सकते हैं कांस्टेंट की फॉर्म में. अदरवाइज यू कैन लीव इट राइट नाउ. तो ये आपका सिंटैक्स एनालिसिस, सॉरी लीनियर एनालिसिस या लेक्सिकल एनालिसिस हुआ. Then we are moving on to next page. क्लियर करना पड़ेगा. ये आपका अगले पेज के लिए यूज कर रहा हूँ. We are now coming to parsing. पार्सिंग में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जो सेंटेंस था, जो स्टेटमेंट था, उसको वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर दिस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट और नॉट. सो हाउ वी आर चेकिंग, वी आर ड्राइंग द सिंटैक्स ट्री. हमने उसके लिए सिंटैक्स ट्री बना लिया. सिंटैक्स ट्री जो है वो आप बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये आपका सही ट्री जनरेट हुआ. वी आर एबल टू ड्रॉ दिस ट्री, देन दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. अगर आपके पास कोई, मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था, सपोज यू हैव रिटन अ स्टेटमेंट A equals to B plus C into and you forgot something. ठीक है. आप यहाँ पर कुछ कांस्टेंट को यूज करना था, टू करना था, वो आप सपोज भूल जाते हैं. देन व्हाट विल हैपन, दिस स्टेटमेंट और दिस ट्री विल लुक लाइक दिस. B plus, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास अगला ऑपरेटर आएगा, यहाँ C आ गया. then here something is missing. So when you go for syntax analysis, it will tell whether the statement is correct or not. तो आपको यहाँ से ये चीज़ मालूम हो जाती है कि आपका ये स्टेटमेंट आपने जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही. ये आपका स्टेटमेंट था A इक्वल्स टू B प्लस C इंटू 2 के लिए, दिस इज फाइन. लेकिन यहाँ पर 2 मिसिंग है. तो ये आपको अगर मिसिंग है
then you are able to identify that this statement is incorrect. Okay. Syntax tree is generated as a result of syntax analysis in which the interior nodes represent operands, operators, and exterior nodes are representing operands. तो ये आपके operands को represent कर रहे हैं. फिर आपका आता है semantic analysis. मैं आप लोगों को बताया था semantic analysis what we are doing. We are going for type checking. ठीक है, हम यहाँ पर type checking जो परफॉर्म कर रहे हैं. Type checking में क्या करना है कि हमारे पास जो ट्री आया था, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पिछली बार एग्जाम्पल भी दिया था. सपोज दिस इज द स्टेटमेंट int a 10 and if you write a equals to 3, तो आप जब इसे लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप सिंटैक्स एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से आपका इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर भी जनरेट हो जाएगा. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, ए इज अ एरे. ये आपका जो है वो एरे है और एरे में आप जो है कोई वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते हैं. तो दिस थिंग विल बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक में हम उसकी मीनिंग के ऊपर एक्चुअली जो है वो फोकस करते हैं, whether the meaning of the statement is correct or not. So meaning of this statement is not correct. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? We are trying to modify the base address of the array. Array name you already know that represent the array base address of array represent name of the array represent base address. ठीक है, तो ये आपका base address जो है वो represent हो रहा है यहाँ पर, and you are assigning some value. It means you are trying to change the base address. That is not possible. That is not allowed. It is not a valid statement in C. तो आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ टाइप चेकिंग. सिमेंटिक एनालिसिस में वी ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल और नॉट. इफ इट इज नॉट मीनिंगफुल देन दिस इज अ सिमेंटिक एरर. तो आप इस चीज़ से सिमेंटिक एरर्स जो है मालूम करते हैं. इट यूज सिंटैक्स ट्री. ये आपके सिंटैक्स ट्री को यूज कर रहा है टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. इसको मालूम है कौन से ऑपरेटर्स हैं और कौन से जो है वो ऑपरेंड्स हैं. एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेंटिक एनालिसिस इज टाइप चेकिंग. और इसका एक और कंपोनेंट क्या है? ये अभी आपने मीनिंग पर फोकस किया, इसमें एक काम और आप क्या करें, यू आर गोइंग फॉर टाइप चेकिंग. इसमें जो आपके पास डेटा टाइप्स हैं वो कंपैटिबल हैं या नहीं. यू कैन डिक्लेयर फॉर एग्जांपल, another example you can consider character say str5. आपने 5 लेंथ का एरे डिक्लेयर किया एंड देन say you are writing str equals to 3 or 5 could be 30 के लिए आप, ठीक है, str equals to 30. so what does it mean? यहाँ पर भी इसका कोई मतलब नहीं. आपसे मीनिंग के हिसाब से देखें तब भी गलत है, और आप अगर इसकी टाइप चेकिंग के हिसाब से आप कंसीडर करते हैं, दिस इज स्टिल रॉन्ग. ठीक है, ये आपका कैरेक्टर एरे है एंड दिस इज इंटीरियर वैल्यू. ठीक है, तो ये अपने आप में कंपैटिबल डेटा टाइप्स नहीं है. सो यू कैन नॉट असाइन दिस वैल्यू और द राइट हैंड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड वैल्यू. सो ऑल दिस टास्क आर डन इन द सिमेंटिक एनालिसिस. हम ये सब चीज़ें जो है सिमेंटिक एनालिसिस फेज में जो है परफॉर्म कर रहे हैं. Then these are called phases of compiler. जो बताया तो मैंने, phases of compiler में क्या आता है, आपके पास कौन कौन सी फेज है. सबसे पहले आप लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो यू डिवाइड द प्रोग्राम, होल प्रोग्राम इनटू टोकन्स. देन यू ट्राई टू क्रिएट और जनरेट अ सिंटैक्स ट्री. ठीक है, जब आप सिंटैक्स ट्री जनरेट कर ले, देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दिस ऑफ ईच स्टेटमेंट. हर स्टेटमेंट या सिंटैक्स ट्री करस्पॉन्डिंग यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ दी स्टेटमेंट. सो दिस गोज इन सिमेंटिक एनालिसिस फेज. ठीक है, ये आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेज हो गया. ये आपके जो स्टेजेस हैं ये सब एनालिसिस का पार्ट है, एनालिसिस. और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंथेसिस. ये आपका एनालिसिस फेज है. यहाँ पर आप अभी अपने प्रोग्राम को, इनपुट प्रोग्राम को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो आपका प्रोग्राम एनालाइज हो गया, देन यू ट्राई टू जनरेट दी इंटरमीडिएट कोड. ठीक है, और उसके बाद फिर आपके इन्हीं सब चीज़ों को आपको सिंथेसाइज करना है. आपको एक्चुअली
आउटपुट अपना जो है वो यहाँ से सिंथेसाइज करना है. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोड वी जनरेट द main code, then we perform some optimization techniques on the generated code, then final code or machine code is generated. ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आपके पास ये phases arrange हैं. So these there are 6 phases. ठीक है, ये दो आप सब phases कह सकते हैं. One is called symbol table management and one is called error handling. If you look at the figure को अगर देखें, या किसी बुक में देखेंगे आपको सेम फिगर मिलेगा. ठीक है, दिस इज योर सोर्स प्रोग्राम. ये आपका सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, तो भी आप इनपुट देते हैं, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया p1.c. सो दिस इज द सोर्स प्रोग्राम. ये आपने इसे एज इनपुट दिया. लेक्सिकल एनालाइजर विल ब्रेक डाउन इनटू टोकन्स. यहाँ पर क्या होगा, टोकन्स जनरेट होंगे. फिर सिंटैक्स एनालाइजर will convert it into syntax tree or syntax representation. Okay. Then semantic analysis will check the meaning of the statement, and you see this diagram that each phase is interacting with a symbol table. एक symbol table आपने बनाई हुई है, हर phase जो है वो उससे interact कर रही है. कैसे interact कर रही है? When you are in lexical analysis, you are trying to identify what are different component, different tokens in the program, and what are the data types of each token. So in this manner, you have identified different tokens and all the tokens have been stored in the symbol table. तो ये आपके पास एक symbol table manager है. इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपकी symbol table को manage करना. ठीक है, how it is managing? It is storing information about all the symbols used in the program. Symbol से मतलब आपके पास tokens हैं, आपके पास arrays हैं, आपके पास functions हैं, जो भी चीज़ इसको मिल रही है, हर चीज़ से related information जो है वो आपकी symbol table में स्टोर हो रही. ठीक है. Now and another subphase is written as error handler. error handling के लिए आपने एक रूटीन बनाया हुआ है, that is called error handler. तो वो आपका error handler कहलाता है. तो आप देख सकते हैं कि हर फेज में आपको सिंबल टेबल से भी इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है और एरर हैंडलर से भी इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है. सिंबल टेबल्स क्यों कर रहे हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज में you have identified a token, you store the information about the token in the symbol table. Okay. Now, for example, you have this is the line of program int a comma b equals to, और यहाँ पर आप सपोज असाइनमेंट के बाद वो लिखना भूल गए, कुछ वैल्यू लिखनी थी, आप इस चीज़ को यू जस्ट फॉरगॉट, आप इसको लिखना भूल गए. अब कंपाइलर, ये आपका जो सोर्स प्रोग्राम है, जब ये चल रहा है तो इसको प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, जब आप इसको देख रहे हैं ए है बी है, ये आपके वेरिएबल हो गए, सिंबल टेबल स्टोर हो गए, इंट इनका डेटा टाइप हो गया. उसके बाद आपको मिला असाइनमेंट बाद कुछ और मिल रहा था, वो आपको यहाँ पर नहीं मिला. या आप इसकी बजाय इसको करिए आपने लिखा सैलरी इन डॉलर. ये आपने दो वेरिएबल लिखे, एक को उसने रीड किया और सिंबल टेबल में स्टोर कर दिया, डेटा टाइप उसका हो गया इंटीजर. दूसरा आपने वेरिएबल रीड किया सैलरी इन डॉलर, तो ये स्कैन कर रहा है, ऐसा आया इसके पास, इसने मान लिया कि हाँ ये जो है वो आपके पास आइडेंटिफायर हो सकता है, टोकन बन सकता है. ठीक है, फिर ए आया, वो भी इसी में ऐड कर दिया, एल आया, फिर ए आया, फिर आर आया, फिर वाई आया, फिर आई आया, फिर एन आया, फिर इसको क्या मिला, यहाँ तक सब आपके पास वैलिड कैरेक्टर्स आ रहे हैं. उसके बाद आपको मिला एक डॉलर, आपको डॉलर साइन मिल जाता है सपोज. नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज इनकरेक्ट. हो सकता है ये इन एस हो या कुछ और हो, बट दिस डॉलर इज नॉट अलाउड इन दी टोकन्स आइडेंटिफायर्स. ठीक है, ये आपका आइडेंटिफायर में अलाउड है. अब आपको क्या करना है, हाउ टू हैंडल दिस एरर. तो आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो कुछ उसके लिए एरर हैंडलिंग टेक्निक्स है, अदरवाइज यू विल स्टक इन दिस लूप. अब यहाँ पे जाके फंस के अब क्या करना है, तो उसके लिए आपने सब रूटीन्स जो बना रखे हैं. देयर इज एन एरर हैंडलर दैट इज लुकिंग इन आफ्टर ऑल दीज केसेस. ठीक है, वो आपके इन सब केसेस को देख रहा है. कैसे देख रहा है कि अगर कोई एरर आती है, लेक्सिकल फेज में एरर आती है, देन विल कॉल द एरर हैंडलर. ठीक है, तो आप सिंटैक्स फेज में कंसीडर करें. सिंटैक्स फेज में जो है वो आपने ट्री जनरेट किया,
आपके पास था a इक्वल्स टू b प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपने उसे जनरेट कर लिया a प्लस b इंटू सी, तो ये 2, ये आपने इसका सिंटैक्स ट्री जो है वो जनरेट कर लिया। वंस यू हैव जनरेटेड अ सिंटैक्स ट्री, व्हाट विल हैपन, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इन टोकन्स के बारे में, ये सब इंफॉर्मेशन आप अगर इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है सिंटैक्स ट्री को किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की, देन सिंटैक्स एनालाइजर विल कॉन्टैक्ट द सिंबल टेबल मैनेजर। वो इस सिंबल टेबल मैनेजर से सारी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी टोकन के बारे में से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, किस डेटा टाइप का है, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। एंड सपोज योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, मैंने बताया था कि मान ली ये यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना, यू आर वेटिंग फॉर सम, आप जो है यहाँ पर उसके लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ और सिंबल आना चाहिए था, तो ये आपके पास एरर हो गई, ये आपकी सिंटैक्स फेज में एरर हुई है, तो ये भी एरर जो है इट इज टू बी हैंडल्ड। इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए अगेन एक एरर हैंडलर जो है वो कॉल किया जाएगा। सो सिंटैक्स एनालाइजर विल अगेन कॉन्टैक्ट एरर हैंडलर एंड एरर हैंडलर विल लुक इनटू द मैटर के क्या एरर हुई है और कैसे उसको हैंडल करना है। सिमिलरली सिमेंटिक एनालिसिस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने लिखा हुआ है सपोज आपके पास इनकरेक्ट डेटा टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास हो सकता है कि आप कैरेक्टर को जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, या आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कोई कैरेक्टर असाइन कर रहे हो, या आप स्ट्रिंग को कोई नंबर असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑल दिस काइंड ऑफ एरर्स, या आप जो है किसी एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिखा हुआ था, एंड यू आर ट्राइंग टू राइट a equals to 5, actually you mean a0 equals to 5, but by the way you forgot to put a0 और इसकी इंडेक्स लगाना अगर आप भूल जाते हैं, तो यहाँ पर कंपाइलर के हिसाब से सिंटैक्स एनालाइजर तो इसको पास कर देगा, बट सिमेंटिक एनालाइजर विल कैच दिस एरर, उसको ये एरर मालूम पड़ जाएगी, तो उसको भी जब एरर मालूम पड़ेगी उसको भी एरर हैंडल करनी, अगेन सिमेंटिक एनालाइजर विल कॉल द एरर हैंडलर, तो वो अपने हिसाब से एरर को हैंडल करेगा। फिर आपके पास ये एनालिसिस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा इन दीज फेजेस। फिर आप जो है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे, कोड जनरेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी केस में, ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी भी फेज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर होती है, कुछ भी आपके पास अनवांटेड सिचुएशन हो जाती, देन यू विल कॉन्टैक्ट द एरर हैंडलर। कैसे एरर को हैंडल करना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ऑल द रूटीन्स आर रिटन इन एरर हैंडलर। और हर फेज में जो है वो आपको सिंबल टेबल की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। आपको किसी भी टोकन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी टाइप इन्फॉर्मेशन चाहिए, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन आपकी सिंबल टेबल में ऑलरेडी स्टोर्ड है। जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉल द सिंबल टेबल मैनेजर एंड इट विल गिव यू द करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये यहाँ पर उसकी डिटेल है, लेक्सिकल एनालिसिस में क्या हो रहा है बेसिकली। The first phase of the compiler, it gets the input from the source program and produces token as output, you already know, ठीक है। It reads the characters one by one, आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसमें क्या कर रहे हैं, वन बाई वन कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू जनरेट अ टोकन, आप जो है टोकन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ हो सकता है एज इक्वल्स टू 15, यहाँ पर अगर आप देखें इस स्टेटमेंट में you will see that token that will be generated is a, ठीक है। it represent token है कि आपका it represent logically cohesive sequence of characters, ठीक है, such as keyword, operators, identifiers, special symbol, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई cohesive unit होगी जो अपने आप में कोई ना कोई आपके कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रही है, या तो कीवर्ड हो सकता है, या आपके पास ऑपरेटर हो सकता है, या आइडेंटिफायर हो सकता है, या कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। कीवर्ड का मतलब जैसे आपने इंट लिखा हुआ है, आपने जो है फॉर लिखा हुआ है, आपने जो है वो डू लिखा हुआ है, दीज आर ऑल कीवर्ड्स। तो आपको मालूम है सी में कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो कीवर्ड आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। सी इज नॉट द लैंग्वेज इन डिस्कशन, कोई भी आप लैंग्वेज कंसीडर कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग अबाउट सी, के आप सी ऑलरेडी यू आर वेल वर्स्ड इन सी, ठीक है, सी को आप अच्छे से जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो सकता है, आपने अगर स्टेटमेंट ये लिखा ए प्लस बी इक्वल्स टू 20, तो आप जब जनरेट करेंगे दिस विल बी कैटेगराइज्ड एज आइडेंटिफायर,
this will be categorized as operator, this will be categorized as identifier, this will be categorized as operator, and this will be categorized as आइडेंटिफायर या उसको जो है वो आइडेंटिफायर में स्टोर करेंगे बेसिकली. आप चाहे उसे कांस्टेंट भी कहें, बट इट विल बी स्टोर्ड इन सम आइडेंटिफायर. ठीक है, तो ये आपके पास कुछ आइडेंटिफायर हो जाएंगे. जब इन्हें आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इक्वल 20. दीज आर ऑल टोकन्स. ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स फॉर्मिंग अ टोकन आर कॉल्ड लेक्सीन. लेक्सिकल एनालिसिस इसी को आप कह रहे हैं लेक्सीन बोलते हैं. ठीक है, जो आपने यहाँ पर जनरेट किया. यहाँ अगर आप देखें तो टोकन क्या है, एज है, और एज की लेक्सीन जो है वो एज. दिस इज कॉल्ड लेक्सीन. जो आप टोकन जिन कैरेक्टर से जनरेट हो रहा है वो कैरेक्टर जो है वो लेक्सीन कहलाते हैं. तो एज ही जो है वो आपका लेक्सीन होगा. यहाँ पर तो सिंगल कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं. द लेक्सिकल एनालाइजर नॉट ओनली जनरेट टोकन बट ऑल्सो एंटर द लेक्सीन इनटू द सिंबल टेबल. जो भी मैं आपको बताया, सिंबल टेबल मैनेजर उसका काम क्या है कि आपने लेक्सिकल एनालिसिस फेज में लेक्सीम आइडेंटिफाई की, देन दिस लेक्सीम विल बी स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल, और इसकी टाइप इन्फॉर्मेशन जो है वो भी इसमें स्टोर कर लिया जाएगी. या आप जो है कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे का साइज, एरे का डेटा टाइप, एरे की लेक्सीम, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल. Then we are coming at syntax analysis. अब आप जो है syntax analysis के पर आए हैं. ठीक है, ये इनकी एक्चुअली फेजेस की और डिटेल में इंफॉर्मेशन आ रही है जो आपको भी पहले शॉर्ट में बताई थी. तो ये अब ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि आपके पास इस तरह का ट्री जनरेट हो जाएगा. देन विल गो फॉर सिमेंटिक एनालिसिस फेज. It is the third phase of the compiler. It gets input from the syntax analysis as parse tree. ये आपको parse tree की फॉर्म में information is as input मिली and checks whether the syntax is correct or not. ये आपकी syntax जो है वो सही है नहीं, ये चीज़ यहाँ पर टेस्ट करी जाएगी. सारे टाइप्स जो है वो चेक की जाएंगे, उनके कंपेटेबल बनाया जाएगा. अगर वो कंपेटेबल डेटा टाइप्स नहीं हो, अगर बिल्कुल इनकम्पेटेबल है, देन एरर विल बी रिपोर्टेड. देन नेक्स्ट फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. इसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन नहीं किया था. दिस इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. यहाँ पर आपका कुछ इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया जाएगा. ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है. ये आपका एक एग्रीड अपॉन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है. जो हमारा कोड है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें बहुत ही जो एक फेमस कोड है वो 3 एड्रेस कोड कहलाता है. तो देखिए लिखा वो भी, दिस इज 3 एड्रेस कोड. इस तरह का हम जो है इंटरनल या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, अपने कोड को जनरेट करने की, जो हमारा प्रोग्राम था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ शॉर्ट नोटेशन जनरेट कर रहे हैं. वो हमारा 3 एड्रेस कोड की फॉर्म में हो सकता है. 3 एड्रेस कोड में क्या होता है कि आपके पास एट द मोस्ट 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं. देखिए आप यहाँ पर 3 ऑपरेंड्स हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3 एड्रेस कोड. ये आपका एक 3 एड्रेस कोड का एग्जाम्पल है. ठीक है, कन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट एज इंटरमीडिएट कोड सच एज 3 एड्रेस कोड. ये आपका वन ऑफ द टाइप्स है. डैग भी आप यूज करते हैं, डायनेमिक असाइक्लिक ग्राफ. ठीक है, वो डैग कहलाता है, वो भी आप इसमें यूज करते हैं. ईच ऑफ विच हैज एट मोस्ट 3 ऑपरेंड. ठीक है, इसमें मैक्सिमम 3 ऑपरेंड्स हो सकते हैं. तो ये आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है. इसी को हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के लिए यूज करेंगे. देन इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया. वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज दिस जनरेटेड कोड. जो आपके पास कोड जनरेट हुआ है हम इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इट रन्स फास्टर. इसमें बहुत सारे काम आप जो है कर सकते हैं. वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं. आपके पास क्या क्या हो सकता है. इज द फिफ्थ फेज. इट गेट्स द इंटरमीडिएट कोड एज द इनपुट. ठीक है, डेफिनेटली इंटरमीडिएट के बाद आपका काम हो रहा है, ये फिफ्थ फेज है. ठीक है, आपको एज इनपुट क्या मिलेगा, 3 एड्रेस कोड जो है वो एज इनपुट मिलेगा. आउटपुट क्या देगा, इट विल जनरेट द ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड. This phase reduces the redundant code and attempts to improve the intermediate code so the faster running machine code will result. ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरमीडिएट कोड को, और जो redundant कोड है उसको आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, during the code optimization the result of program is not affected and this is very important thing. ठीक है, you should remember this thing कि आप जब ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने ऑप्टिमाइज करके उसका आउटपुट जो हाफ कर दिया, दैट will generate definitely optimized code. तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आपके पास आउटपुट भी हाफ हो जाए.
we want same output to be produced by the program, but it runs faster or it takes lesser amount of memory. ठीक है, तो आप मेमोरी के टर्म्स में भी उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपसे एग्जीक्यूशन स्पीड के टर्म्स में भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. सो वट एवर यू वांट यू कैन ऑप्टिमाइज इन दैट वे. ठीक है, जैसे आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा देन यू विल जनरेट द मशीन कोड. ठीक है, तो आप क्या क्या उसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए. टू इम्प्रूव कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ डेड कोड, ये आपका अनरीचेबल कोड या डेड कोड कहलाता है. डेड कोड है उसको आप खत्म कर रहे हैं. कैलकुलेशन ऑफ कांस्टेंट इन एक्सप्रेशंस एंड टर्म्स, जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपने एज इट इज यूज कर लिया. जो चीज़ कांस्टेंट उसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो जो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट है उनको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, या ऑलरेडी एक आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ था आप उसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसी की पुरानी वैल्यू को यूज कर सकते हैं. कोलैप्सिंग एंड रिपीटेड एक्सप्रेशन इनटू टेम्परेरी स्ट्रिंग्स, आपके पास कोई कैलकुलेशन ऑलरेडी अगर हो रखी है तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं. रिपीटेड एक्सप्रेशन है, चलिए आपने लिखा हुआ है अपने जो ax² प्लस bx प्लस c था, बस इक्वेशन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, तो आप इसके जब रूट्स निकालते हैं यू राइट अल्फा इक्वल्स टू या √1 इक्वल्स टू प्लस माइनस b, सॉरी क्या होता है ये, b² माइनस 4ac, वो तो आपका d होता था. इसको मैं भी फॉर्मूला भूल गया. पॉज कर देता हूँ. सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपके पास ये जो है रूट था माइनस b ये आपको ये किया गया माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2. आपके पास ये एक्चुअली दोनों अल्फा बीटा जो रूट्स निकालते हैं, दोनों रूट्स आपके इस तरह से निकल के आ जाते हैं. माइनस b, तो ये आपके पास ये जो कॉमन एक्सप्रेशन है, बजाय इसके कि आप इसे दो बार कैलकुलेट करें, यू कैन स्टोर इन सम वैल्यू एंड देन यू कैन रीयूज इट. हम जैसे d की फॉर्म में स्टोर करते हैं इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर जो रिपीटेड कैलकुलेशंस हैं वो यूज कर सकते हैं. कोलैप्सिंग ऑफ रिपीटेड एक्सप्रेशंस, अनरोलिंग, ये चीज भी हो जाती है कि आपका जो लूप है उसको अनरोल कर दिया, यानी आपके पास अपना ओवरहेड होता है. सो यू आर अनरोलिंग द लूप, बजाय आप लूप यूज करने के, आपने 3 बार कोड था, 3 बार लूप चलना था, आपने उसको डायरेक्टली 3 बार जो है वो लूप को बिना लूप के आपने 3 बार उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड लूप अनरोलिंग. ये भी आप जो है उसमें ऑप्शन यूज कर सकते हैं. मूविंग कोड आउटसाइड द लूप, ठीक है, मान लिया आपने लूप के अंदर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड दिस इज योर सपोज फॉर लूप या व्हाइल लूप, कोई सा है आपके पास, एंड दिस इज द स्टेटमेंट. ठीक है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है. अगर ये लूप के बाद अंदर लिखा हुआ है तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे, यू आर राइटिंग a इक्वल्स टू 2, तो यू कैन मूव दिस स्टेटमेंट आउट ऑफ द लूप. तो आपने बजाय से यहाँ रखने के यू पुट दिस स्टेटमेंट हियर a इक्वल्स टू 2. तो अदरवाइज ये क्या हो रहा है, आपका 100 बार अगर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टेटमेंट भी 100 बार एग्जीक्यूट होगा, जबकि इसमें होना कुछ नहीं, द a विल रिमेन 2.
जो वैल्यू ऑफ ए है इट विल रिमेन 2। आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, इस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यू मूव दिस कोड आउटसाइड द लूप। इसको अगर आप लूप के बाहर ले आते हैं तो ये आपके कोड को ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। ठीक है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड टेम्परेरी वेरिएबल्स, कभी कभी आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल्स आपने यूज़ कर रखे हैं तो आप उनको भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सो ऑल दिस जो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, दीज थिंग्स विल रिजल्ट इन ऑप्टिमाइज्ड कोड। आपके पास एक ऑप्टिमाइज्ड कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव कि आप कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, उससे आपका कोड कम से कम मेमोरी ले और ज़्यादा से ज़्यादा तेज चले। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर ऑप्टिमाइजिंग द कोड। सो दिस वाज द फिफ्थ फेज। ठीक है, इस फेज के बाद आपको क्या करना है, फिर आपका कोड जनरेशन की फेज आ जाएगी। कोड जनरेशन, ठीक है, कोड जनरेशन में वो हाइड हो गया। दिस कोड जनरेशन, अब दिस इज योर फाइनल फेज। ये आपकी फाइनल फेज हो गई है। फाइनल फेज में क्या हो रहा है, दिस इज फाइनल फेज। इट गेट्स द इनपुट फ्रॉम द ऑप्टिमाइजेशन फेज। ठीक है, जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन फेज थी वहां से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द ऑप्टिमाइज्ड कोड। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड आपको इनपुट के तौर पर मिलेगा एंड यू विल प्रोड्यूस द टारगेट कोड और दी ऑब्जेक्ट कोड एज द रिजल्ट। ये आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। अभी आपके पास जो इंटरमीडिएट कोड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 3 एड्रेस कोड, ठीक है, दैट कैन नॉट बी रन ऑन एनी मशीन। तो आपको किसी मशीन पर रन नहीं हो सकता है, तो आप अब मशीन डिपेंडेंट कोड जो है वो जनरेट करने वाले हैं। सो यू विल जनरेट दी फाइनल कोड और दी मशीन कोड। तो अब आपको मशीन कोड जनरेट करना है, तो इट विल इन्वॉल्व दीज स्टेप्स। अब आपको क्या करना है, जो मशीन है अंडरलाइन मशीन, उसके हिसाब से रजिस्टर जो भी उसमें अवेलेबल है वो आपको यूज़ करने हैं, उसकी मेमोरी यूज़ करनी है, रेफरेंसेस जो हैं वो सही करने हैं, सही डेटा टाइप्स यूज़ करने हैं, जनरेशन ऑफ मिसिंग कोड। सो ऑल दीज आर स्टेप्स इन दी कोड जनरेशन फेज। जो आपकी कोड जनरेशन की फेज है उसमें आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, this is the introduction about all the different phases. So I am stopping here. This is end of our today's lecture. Okay, I am stopping.